नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में तम लेकर मैं हूं आपके सामने विवेक चांडिल्य। बताएंगे आज के कार्यक्रम में, आज के इस खास पेशकश में कौन सी बड़ी खबरें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर कर्मयोगी 2022 में जीत दिलाएंगे। जी हां, योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी बताया गया और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के सहारे 2022 को पार लगाने में जुटी हुई है। इसके अलावा बताएंगे कि जनसंख्या कानून पर एक तरफ जहां योगी लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इनाम बांटने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन से राज्य में ऐसा किया गया जहां जनसंख्या यानी कि आबादी बढ़ाने पर इनाम की घोषणा की गई है, यह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 10 सेकंड में कैसे पूरा का पूरा पहाड़ जमींदोज हो गया, यह भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के लिए सवाल आज का यह है कि लेफ्ट दलों ने चीनी सेमिनार में शामिल होकर क्या गलवान के शहीदों का अपमान किया है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस सवाल का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की। उत्तर प्रदेश में 2022 जीतने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरने की रणनीति बना रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में। जो साल 2017 में इस बात को कोई नहीं जानता था, वही योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश और देश में एक बड़े रोल मॉडल की तरह उभर रहे हैं। मिशन 2022 में यूपी में ब्रांड योगी, मोदी हुए कर्मयोगी के कायल। मोदी योगी के आंधी से कैसे लड़ेगा विपक्ष? यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत का महामंत्र मिल गया है। दिल्ली में हुई महामंथन में जीत का जो फॉर्मूला निकाला गया है, उसके मुताबिक बीजेपी के जीत का मंत्र ब्रांड योगी ही होने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यूपी के सांसदों के साथ बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया है कि योगी के नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने एक बुकलेट तैयार किया है जिसमें योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। इस किताब में योगी को कर्म योगी के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें योगी के सपनों के उत्तर प्रदेश का जिक्र है। साफ है, यूपी के चुनाव के लिए बीजेपी योगी के बलबूते ही चुनावी मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर, हम सांसद, हम विधायक, सारे सभी स्तर के, चाहे जनप्रतिनिधि हों, कार्यकर्ता हों, मिलकर उस पार्टी के रोड मैप पर काम करेंगे। लोगों को घर मिले हैं, गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुंची है, गैस के सिलेंडर मिले हैं, मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, सड़कें, बिजली, पानी, परिवहन, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं देने के साथ साथ हमने कानून का राज स्थापित किया है। लोगों का विश्वास हमने अर्जित किया है। लेकिन इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने यूं ही नहीं लिया है। योगी सरकार ने यूपी में कई ऐसे फैसले किए जिसने राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी है। अपराधियों पर नकेल। यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने में बड़ी कामयाबी हासिल की। योगी ने कुख्यात अपराधियों, माफियाओं और उनके गिरोह के खिलाफ अभियान चलाकर देश में मिसाल पेश की। योगी सरकार के कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक अवैध संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। वहीं 13,700 से अधिक चार्जशीट गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए और 43,000 से अधिक गुंडों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर कभी जिनकी तूती बोला करती थी, उनके आतंक का खात्मा भी योगी सरकार ने कर दिखाया। अवैध संपत्तियों को बुलडोज कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में अव्वल। पिछले 4 साल में योगी सरकार ने यूपी में कई काम की मिसाल स्थापित किए हैं। 2017 से पहले प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ का था, जो साल 2021 में बढ़कर 5.5 लाख करोड़ पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले वैट 49,000 करोड़ मिलता था, जो अब 1,000 करोड़ बढ़ गया है। एक्साइज 12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2015-16 में यूपी 10,90,000 करोड़ वाला जीडीपी वाला राज्य था, लेकिन अब 21,73,000 करोड़ की जीडीपी के साथ देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। 2017 में यूपी इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर का राज्य था, लेकिन अब
तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है। कोरोना का डटकर मुकाबला। यही नहीं, योगी सरकार ने कोरोना काल में भी ऐसा काम किया जिससे यूपी देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनकर उभरा। कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और कोरोना को नियंत्रित किया। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर सूबे में टीम 11 बनाई और कोविड केयर फंड का ऐलान किया। इस फंड का उपयोग मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने, क्वारंटाइन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के साथ N95 मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर बनाने के काम में किया गया। योगी के इन्हीं फैसलों के बदौलत अब उन्हें कर्म योगी कहकर पुकारा जाने लगा है। पीएम खुद वाराणसी में योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। 2022 के चुनाव के लिए विपक्ष अभी से ताल ठोक रहा है। कोई 5 सीएम का फॉर्मूला दे रहा है तो कोई छोटे दलों को साथ लाने की बात कह रहा है। लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक ताकत यूपी में मोदी योगी के सामने नहीं टिक पाएगी। सारा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश आ जाए, हम सबका स्वागत करते हैं, पर योगी मोदी का तोड़ हिंदुस्तान में अभी नहीं है। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। चुनाव से पहले पार्टी योगी के काम को घर घर तक पहुंचाने के लिए कमर कस रही है, जिसके लिए एक किताब भी तैयार किया गया है जिसे कर्म योगी का नाम दिया गया है। साफ है, बीजेपी ने 2022 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और यूपी का चुनाव योगी और मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिसके केंद्र में यूपी सरकार के कर्म योगी ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो फैसला योगी सरकार ने किया, जिस कानून की बात योगी सरकार ने की, उस फैसले की बात पूरे देश में हुई, उसको पूरे देश ने सराहा। लेकिन केरल के एक चर्च ने आबादी बढ़ाने वाली बात कह दी, जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि केरल की पी विजयन सरकार इस ऐलान के बाद भी खामोश है। जनसंख्या कानून पर जनता साथ तो विपक्ष का आघात। यूपी में योगी की लगाम, लेकिन केरल में इनाम। जनसंख्या नियंत्रण पर अंध विरोध कब तक? यूपी में जनसंख्या नीति के बाद अब योगी सरकार कानून पर तेजी से आगे बढ़ रही है और यही बात विपक्ष को बेचैन कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर दशकों तक सिर्फ चर्चा करने वाला विपक्ष सीएम योगी के एक्शन से हैरान है। यही कारण है कि जैसे जैसे योगी सरकार नए कानून पर आगे बढ़ रही है, विपक्ष की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यूपी में नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए विधि आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर 8,500 लोगों ने सुझाव दिए। सख्त कानून के पक्ष में 8,000 लोगों ने सुझाव दिए। कानून तोड़ने पर सरकारी सुविधाएं छीनने की मांग भी रखी गई। साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जनता योगी के साथ है, लेकिन विपक्ष अभी भी जनता का मूड नहीं समझ पा रहा। योगी के अंधविरोध में डूबा विपक्ष सिर्फ विरोध की सियासत करने पर लगा है। आपने छापा था कि 2 बच्चे से अधिक जिनके पास होंगे उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे। हिम्मत है तो बनाओ कानून। एक तरफ देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी बढ़ती जनसंख्या पर ब्रेक लगाने की तैयारियों में लगा है, तो दूसरी तरफ केरल में एक चर्च ने 5 से अधिक बच्चों पर आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च ने कहा है, परिवार को 1,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2000 के बाद विवाहिता को ही मदद मिलेगी। देश भर में बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने की चर्चा के बीच केरल से आई खबर हैरान करती है। देश अब आबादी के बढ़ते बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में केरल से आई इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विपक्ष जनसंख्या नियंत्रण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आने वाला? केरल में पिनराई विजयन सरकार की चर्च के ऐलान पर चुप्पी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया।
बढ़ती हुई जनसंख्या एक कठिन समस्या है, जिससे समाधान के लिए अलग अलग राज्य सरकारें विचार विमर्श कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इस संदर्भ में कठोर कानून भी लाने वाली है। इस प्रकार की जो है घोषणा करना असंवैधानिक है। इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। साफ है कि केरल में लेफ्ट की सरकार इस मुद्दे पर वोटों के ध्रुवीकरण का मौका देख रही है। एक तरफ सीएम योगी आबादी पर नियंत्रण के मिशन में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ केरल में लेफ्ट सरकार के राज में चर्च का ऐलान इस बात का पक्का सबूत है कि विपक्ष को देशहित से ज्यादा वोट बैंक से प्यार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं देश में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो चिंता में डाल रही हैं, भयावह हैं और लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए देश भर में बाढ़ और बारिश ने कैसा त्राहिमाम मचाया है। भारी बारिश, जमीन पर आया पहाड़, पानी का प्रहार, इंसान हुआ लाचार। देश भर में मुसीबत की मार। देश के कई राज्यों में जल प्रलय ने लोगों की जिंदगी को बदहाल कर दिया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 की हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते एक पहाड़ धराशायी हो गया। इस बड़े भूस्खलन के बाद कई घंटों तक नेशनल हाईवे बाधित रहा। ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है और नीचे पानी की रफ्तार मौत बनकर मुंह बाए खड़ी है। जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। लाहौल स्पीति में 72 घंटे से करीब 250 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करीब 40 साल पुरानी पानी की टंकी तेज बारिश के बाद भरभरा कर गिर गई। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं राजधानी कोलकाता में भी बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। हाल यह है कि कई लोग लापता हो चुके हैं। अब पुलिस, सेना और राहत बचाव की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। यूपी में भी तेज बारिश के बाद कई शहरों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के इमरान खान से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है और उसके कब्जे पर तालिबान कब्जे की योजना बना रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंसान को पत्थर से मार मारकर मार डालने वाले ये क्रूर तालिबान इमरान खान के लिए शांति दूत हैं। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन की दरिंदगी से हत्या करने वाले ये लोग इमरान के लिए शांति दूत हैं। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. महिलाओं को कोड़े मारने वाले, महिलाओं को गुलाम बनाने वाले तालिबान इमरान के लिए शांति दूत है। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians.
अफगानिस्तान को कट्टरपंथ के अंधेरे में धकेलने वाले तालिबान के आतंकी इमरान के लिए शांति दूत हैं। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहे तालिबान इमरान खान के लिए आम नागरिकों जैसा है। इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए तालिबान नहीं, अमेरिका जिम्मेदार है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान शरण देता है। इसी के जवाब में इमरान ने तालिबानी आतंकवादियों को शांति दूत बताया है। 10,000 Taliban, or they call the Afghan government said jihadi fighters, have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? Firstly, let me just go back. When they say that Pakistan gives safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? When we say there are 3 million Afghan refugees in Pakistan, Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? अब सुनिए, इमरान खान जिन आतंकियों को शांति दूत या आम नागरिक कह रहा है, उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लगभग 6000 आतंकवादी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं और अफगानिस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ऐसे वक्त में तहरीके तालिबान के सरगना आतंकवादी नूर वली मसूद ने बता दिया है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अफगानिस्तान से भी बुरा होने वाला है। आतंकवादी नूर वली मसूद ने 27 जुलाई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, हमारी जंग पाकिस्तानी सेना के साथ चल रही है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी बॉर्डर वाले इलाके पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हमारा मुल्क इस्लामिक उसूलों पर आधारित होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत अच्छी है, लेकिन अफगान तालिबान की जीत पाकिस्तान तालिबान के लिए अच्छी होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। यानी आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के बाद अब आतंकवादी पाकिस्तान को बर्बाद करने की मुहिम में जुट जाएंगे। पाकिस्तान को तोड़कर आतंकवादियों का मुल्क बनाएंगे और आतंकवादियों के इस प्लान में सबसे बड़ा मददगार खुद इमरान खान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेफ्ट के चीनी सेमिनार में शामिल होकर गलवान के शहीदों का क्या लेफ्ट ने अपमान किया है? आज के कू के लिए हमारा सवाल यही था। आपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जवाब के मुताबिक 96% लोगों ने इसे गलत करार दिया है, 4% लोगों ने जबकि इसे हाँ के तौर पर करार दिया है। यानी कि 96% लोग लेफ्ट के इस कदम का विरोध करते हैं, गलत मानते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।